हाँ, कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? फैन बंद कर लो। मिक्सिंग में लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था? एल एक ही क्वेश्चन कराया था क्या मिक्सिंग में? AlCl3 और उसका भी करा दिया था क्या? ठीक है, कुछ पूछना है? मैंने होमवर्क दिया था, कुछ पूछना है? बताओ जरा। क्वेश्चन दिया था, होमवर्क दिया था, क्या क्वेश्चन था? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। कितना आंसर आ रहा है इसका? 8.33 सही है, 8.33 आएगा। आ रहा है? हाँ, लाओ मैं करता हूँ वो क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन दे दो। देखो इधर क्या क्वेश्चन दिया था मैंने, 18%, इसका मतलब पानी कितना मिलाया जाएगा? 41.67 ml, बिल्कुल सही है। देखो इधर 18% वेट बाय वेट, 18% वेट बाय वेट HCl सॉल्यूशन, 18% वेट बाय वेट HCl सॉल्यूशन, डेंसिटी कितना दिया है बच्चों? 1.2 ग्राम पर ml इज टेकन टू फॉर्म, इस सॉल्यूशन को लिया गया है ना। तो यहां पर ऐसा समझ लो, किस किस का आंसर आया है 8.33? तो यहां पर है क्या, ये एक सॉल्यूशन है HCl है ना, इसके अंदर 18% वेट बाय वेट, इस सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया है? 1.2 ग्राम पर ml इज टेकन टू फॉर्म 3.6%, दूसरा सॉल्यूशन बनाया गया जो कि इसमें से कुछ लिया होगा है ना, और ये जो सॉल्यूशन बनाया गया है ये वेट बाय वॉल्यूम दिया है 3.6% वेट बाय वॉल्यूम HCl है ना। वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों? 50 ml, ठीक है। तो उसने क्या बोला, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl टेकन, ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, ठीक है। क्वेश्चन को समझना थोड़ा कि इसके अंदर उसने कहा कुछ वॉल्यूम मैंने यहां से लिया और इसके अंदर डाल दिया। वॉल्यूम लिया होगा तो फिर से वही वाली बात है, पानी होगा, पानी के साथ HCl यूनिफॉर्मली पूरा मिक्स्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग 18% वेट बाय वेट आया होगा। अब इसमें से कुछ मैंने फिर से वही HCl उठा लिया, वॉल्यूम भी उठा के इसके अंदर डाल दिया, बाकी का क्या डाल दिया? पानी। तो ये बात तो पक्की हो गई फिर से कि जो HCl आएगा वो पूरा का पूरा इसी से आया होगा। तो इसके अंदर जितना भी मास HCl का होगा वो पूरा कहां से होगा? इसी से होगा। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, 3.6% वेट बाय वेट है, इसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में कितना? 3.6 ग्राम HCl प्रेजेंट है, यही होगा। समझ में आता है ये बात? अब 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन में 3.6 अपॉन 100 ग्राम HCl, ये आ जाएगा। उसके बाद कितना है मेरे पास? 50 ml, तो 50 ml सॉल्यूशन में कितना? अपॉन में 100 इंटू 50 ग्राम, यही होगा बच्चों HCl। ये हमारा 2 टाइम्स आ जाएगा
और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1.8 ग्राम 1.8 ग्राम HCl। क्लियर है? क्लियर है? यही आएगा। तो मेरे पास 1.8 ग्राम HCl होगा इसके अंदर। वो पूरा कहां से आया होगा? यहां से आया होगा। अब इतना HCl लेने के लिए इसका कितना हमको वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ये चीज देख लेते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है उसमें 18% वेट बाय वेट है। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर 18% वेट बाय वेट है तो मैं क्या लिख सकता हूं 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 18 ग्राम HCl प्रेजेंट होगा। क्योंकि मुझे वॉल्यूम के पास जाना है तो मैं इसको वॉल्यूम में चेंज कर लेता हूं। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है 100 अपॉन 1.2 ml, यही आ रहा है। तो इसके अंदर 100 अपॉन 1.2 ml सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा 18 ग्राम HCl, है ना। अब इसका मैंने कितना उठाया होगा 20 ml। तो 1 ml में कितना होगा पहले तो ये देख लो। तो 1 ml सॉल्यूशन में ये आएगा हमारे पास 18 अपॉन में 100 इंटू 1.2। समझ में आता है ये बात? तो VML सॉल्यूशन में कितना आ जाएगा 18 अपॉन में 100 इंटू 1.2 इंटू V। क्लियर है? समझ गए ये बात को? तो VML जो उठाया होगा उसमें इतना मास रहा होगा, इतना ग्राम HCl। ये जो HCl है ये किसके बराबर होना चाहिए 1.8। यही तो लॉजिक है कि यहां पर जितना भी HCl आया है वो पूरा यहीं से आया है। तो जो हमने पानी या जो एक्वस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम उठाया होगा इससे, उसमें इतना पानी आ जाना चाहिए। और जब भी ऐसा करते हैं मैं एक बात कांस्टेंट मानता हूं, क्या? कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये बात समझ में आया? मतलब मैं अगर कह रहा हूं 100 ग्राम में 18 ग्राम तो हर जगह पे उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं अब 18 अपॉन में 100 इंटू 1.2 इंटू V बराबर 1.8। तो बच्चों ये आ गया 10, ये चला जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो V बराबर 100 अपॉन 12 ml दैट इज 25 अपॉन 3 ml। 25 अपॉन 3 मतलब 8.33 ml। ये क्वेश्चन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 8.33 ml इसमें से उठाया होगा। इसका वॉल्यूम कितना है 50 ml। बाकी का क्या मिलाया होगा पानी। यही सिखाया है मैंने। बाकी का क्या मिलाया होगा पानी। तो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड। वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड कितना 50 माइनस 8.33, ये आ जाएगा 41.67 ml। समझ में आ गया? लिख लें। 3 क्वेश्चन एक जैसे करा दिया मैंने। ये लो, पानी में तो सिर्फ पानी आएगा, उसमें HCl का कोई लेना देना नहीं होगा। मॉड्यूल में कुछ डाउट है? किसका? बस
बाकी सारे हो गए? हाँ, वो वेट बाय वॉल्यूम होगा, दिखाना जरा। एक मिनट एक मिनट। हाँ, थर्ड ए के 18 में वेट बाय वेट है वो दोनों जगह पर, फिर आंसर आ जाएगा। वेट बाय वेट है दोनों जगह पर। थर्ड ए के 18th क्वेश्चन में जो 19% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है और 69.8% वेट बाय वॉल्यूम दिया है, वो वेट बाय वेट होगा दोनों। समझ में आ गया? अब कर सकते हैं। थर्ड बी का कौन सा कह रहे हो तुम? 14। देखो इधर सिखा देते हैं, चले आएंगे। लिख लिया होगा। देखो इधर हटा दूं, क्वेश्चन नंबर ये और देख लेते हैं, और किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 14। देखो इधर क्या कह रहा है ये, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कैन बी मेड बाय मिक्सिंग, ठीक है, वो ये कह रहा है कि दो कंटेनर हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं हम, मिक्सिंग कर रहे हैं तो एक HCl का कंटेनर ये है और दूसरा HCl का कंटेनर दूसरा है, ठीक है ना। दो HCl के कंटेनर्स हैं, एक HCl के कंटेनर में 5.65 मोलर HCl है ना, और 3.55 मोलर HCl है। क्लियर है? अब इसका 3.55 मोलर HCl कितना वॉल्यूम है? 250 ml। क्लियर है ये बात? अब इसको मान लेते हैं VML, ठीक है। अब मिक्सिंग कर रहे हैं तो मैंने आपको सिखाया है बड़े कंटेनर में लाते हैं, बड़े कंटेनर में लाएंगे तो यहां पर वो ये कह रहा है कि इस कंटेनर का जो मोलरिटी है वो कितना 50, वॉल्यूम नहीं पता मुझे अभी, ठीक है। लेकिन एक बात तो फिक्स है, यहां से नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl कितने आ जाएंगे 5.65 V, और इस वाले कंटेनर से नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl ये कितने आएंगे 3.55 इंटू 250, 3.55 इंटू 250 यही आएंगे। तो यहां पर 3.55 इंटू 250 आ गए। अब इसके अंदर ये फाइनल मोलरिटी है, तो फाइनल मोलरिटी अगर ये होगा, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम देख लेते हैं हम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा V प्लस 250, V प्लस 250 ml। क्लियर है? V प्लस 250 ml। अब इसके अंदर मोलरिटी निकालते हैं, तो मोलरिटी बराबर हम जानते हैं 5.65 B प्लस 3.55 इंटू 250 अपॉन में V प्लस 250, इसकी वैल्यू 4.5। क्लियर है? करो इसको सॉल्व, कितना आ रहा है 4.5, बात मत करो, 5V प्लस 250 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा ये
250 इंटू 4.5, 1000 तो वही हो गया 1000 और 1125 आएगा ना, और ये हमारा 5.65V प्लस ये कितना हो रहा है, हाँ 887.5, तो ये हमारा इस साइड ले जाते हैं, तो 1.15V बराबर कितना आ रहा है, 2, ये वॉल्यूम कितना आ रहा है 206.5, तो 206.5 ml, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 206.5 प्लस 250, 456.5, ये आंसर होना चाहिए। आंसर क्या है, समझ गए ना, लिख लें। समझ पा रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, चलें। क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस in solution, concentration of ions in solution लिखो एक लाइन, when ionic compound dissolved in polar solvent, when ionic compound dissolved in polar solvent क्या होता है अभी आप उसको दिमाग मत लगाओ, in polar solvent like H2O, they dissociate into ions either completely or partially. They dissociate into ions either completely or partially. देखें बच्चों, आयनिक कंपाउंड तो समझते होंगे ना, आयनिक बॉन्ड जिनके अंदर होता है, आयनिक बॉन्ड किससे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे मान लो कि मेरे पास लिखा हुआ है NaCl है, इस NaCl को अगर मैंने पानी के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर अगर हम डाल देते हैं तो ये कहलाता है NaCl एक्वस। ये क्या कहलाएगा, NaCl एक्वस। और ये जो NaCl एक्वस है
ये हमारा इस तरीके से टूटता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ये इस तरीके से टूटेगा। अब ये अगर इस तरीके से टूटेगा तो होता क्या है, ये कैसे टूटा है ये भी मैं अभी सिखाता हूं आपको। एक्वस मतलब पानी के अंदर। तो जैसे मान लो कि ये 2 मोलर है, मोलरिटी के फॉर्म में दिया है, ये अभी 0 है और ये 0 है। NaCl की मोलरिटी कितनी है? 2 मोलर। एक्चुअल में क्या होता है कि मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है? N/V। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? N/V। तो मोलरिटी का फॉर्मूला अगर N/V है तो जब भी कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में डिसोशिएट होगा, पानी में डिसोशिएट होगा तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट माना जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। ये मिक्सिंग वगैरह में मत लगा देना, मतलब इन टाइप के क्वेश्चन में कभी नहीं लगेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। कोई आयनिक कंपाउंड जब पूरा टूट रहा होगा तो वॉल्यूम उसका कांस्टेंट माना जाएगा। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा, एक चीज कांस्टेंट हो गई तो मैं ऐसा लिख सकता हूं मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्चुअल में मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि जैसे ये यहां पर Na था, नीचे कितना लिखा है? 1 और 1, तो ये जितना यहां लिखा है उतना यहां आ जाएगा। जैसे यहां सोडियम के नीचे 1 लिखा है तो यहां 1 आ जाएगा, Cl के नीचे 1 लिखा है तो 1 आगे आ जाता है। इस तरीके से हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ये 2 मोलर है, ये 0 है और ये 0 है। जब पूरा ये टूट जाएगा तो 0 बचेगा, तो ये 1 से 1 Na पॉजिटिव बन रहा है, तो ये 2 मोलर Na पॉजिटिव का हो जाएगा और 2 मोलर Cl नेगेटिव का हो जाएगा। बात समझ में आया? कुल मिलाकर है क्या कि कभी भी अगर हमारा कंपाउंड आयंस में टूटेगा तो इस तरीके से ही तोड़ना है उसे, और मोलरिटी के फॉर्म में ही तोड़ देना। जैसे कि एक और देखो आप, उससे पहले एक चीज समझो आप। जैसे मान लो एल्कलाइन मेटल्स होते हैं बच्चों, नाम सुना है? एल्कलाइन मेटल्स का नाम सुना है? नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, क्या पढ़ाते हैं 10th में। एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स क्या होते हैं ये तो सुना होगा। लिथियम, इस पर +1 चार्ज होता है। सोडियम हमेशा कितना चार्ज होगा? +1। पोटेशियम +1। रुबिडियम +1। सीजियम कितना? +1। हमेशा इन पर यही चार्ज रहता है, फिक्स है, ये याद कर लो। अभी पीरियोडिसिटी सिखाऊंगा तो उसमें बहुत कुछ आएगा ये सब, है ना। उसके बाद एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या हो जाएगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये एलिमेंट्स तो देखे होंगे ना आपने। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। नहीं देखे तो अभी कोई बात नहीं, अभी आप याद रख लो। एल्कलाइन, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, इस पर चार्ज फिक्स है +1 रहेगा, इस पर चार्ज फिक्स है कितना? +2 रहेगा। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखो जरा, जैसे अब मैं थोड़ी एनाइंस की बात कर लेता हूं। एनाइंस की अगर मैं बात करता हूं तो Cl हमेशा Cl नेगेटिव के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। Br हमेशा Br नेगेटिव के फॉर्म में टूटेगा। I हमेशा I नेगेटिव के फॉर्म में टूटेगा। बात समझ में आ रहा है? यहां पर एल्यूमिनियम और लिख लो, एल्यूमिनियम Al+3 के फॉर्म में रहता है। एल्यूमिनियम किस फॉर्म में रहेगा? Al+3 के फॉर्म में। तो एल्यूमिनियम Al+3 के फॉर्म में रहता है ना। मैं थोड़ा सा फॉर्मूले बनाना भी सिखाता हूं आपको अभी, ये हो जाएगा। उसके बाद में SO4 डाई नेगेटिव, ये भी हो सकता है। CO3 डाई नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। ये एनायंस होंगे जो हमारे काम आएंगे, जो आयनिक बॉन्ड बना रखे होंगे। ये मैं अभी सिर्फ आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करना चाह रहा हूं, इसलिए ऐसे लिखा है। देखो जरा, ये क्या होता है? क्लोराइड।
आयन, ये क्या होगा क्लोराइड आयन, ये क्या होगा ब्रोमाइड आयन, ये क्या होगा हाँ आयोडाइड आयन, ये क्या होगा सल्फेट आयन, ये क्या होगा सल्फेट आयन, ये क्या है कार्बोनेट आयन, है ना, ये है कार्बोनेट आयन, ये क्या है फॉस्फेट, जानते हो, बड़ी अच्छी बात है, फॉस्फेट आयन, और ये क्या है नाइट्रेट, नाइट्रेट, ये क्या है, ये पढ़े हैं क्या 10th में, तो ये आयंस होते हैं एनायन के फॉर्म में, ठीक है। अब ये क्या है लिथियम आयन, तो ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और सीजियम, जानते हो क्या ये, कोई बात नहीं, बेरिलियम, ये बेरिल आयन होंगे सब, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसे कैसे जानते हो फिर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सब क्या है आयन, ठीक है, और ये सब भी क्या है आयन। चलो ये तो एल्यूमिनियम है ही। अब जैसे मान लो बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है, देखना सभी, Na2SO4, इसका नाम बता सकते हो, सोडियम सल्फेट, है ना, अभी मैं ये बनाना भी सिखा दूंगा आपको, अभी आज ही सिखा दूंगा इतना भी, Na2SO4, ठीक है, ये हमारा पानी में जाके पूरा टूट रहा है, तो ये नीचे क्या लिखा है, पहले तो आप ये देखो, ये सल्फेट पूरा एक साथ जाएगा, ये सिखा दिया मैंने आपको, सोडियम पूरा एक साथ जाएगा, ये भी हमें पता है ना, तो ये जो इसके नीचे लिखा है वो आगे आ जाता है, ये 2Na पॉजिटिव आ जाएगा और 1SO4 डाइनेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए। ये सल्फेट पे, ये याद करना पड़ेगा कि सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, मान लो याद नहीं कर पाए, सोडियम पे पता है +1 होता है, इस पे टोटल चार्ज कितना आ गया +2, तो इस पे कितना आएगा -2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर 0 चार्ज है तो राइट हैंड साइड भी 0 चार्ज होना चाहिए। बात समझ में आया क्या कहा मैंने। अब यहां पर जैसे मान लो मेरे पास है 1/10 मोलर, मोलरिटी के फॉर्म में, ये 0 है, ये 0 है, तो ये 0 है ना, ये 1/10 है, ये कितना आएगा दुगना, क्योंकि 2 टाइम्स है ना, ये 2 टाइम्स है तो ये दुगना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 1/10, और ये 1 टाइम आएगा तो ये कितना आएगा 1/10। क्लियर है, समझ गए क्या कहा मैंने। जैसे मान लो मेरे पास है CaCl2, अब CaCl2 को क्लोरीन एक टूटेगा, कैल्शियम एक टूटेगा, तो ये क्या आ जाएगा 1Ca+2 प्लस 2Cl नेगेटिव आ रहा है, समझ पा रहे हैं। तो बच्चों फिर से ये मान लेते हैं कि मेरे पास 1/20 है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये कितना बचेगा 0, ये 1 टाइम ही आएगा और ये 2 टाइम आ जाएगा। आ पा रहा है आपको समझ, समझ पा रहे हैं। अब उसके बाद FeCl3 है, क्लोरीन एक टूटेगा, तो इसके ब्रैकेट के बाहर जो है ये 3Cl नेगेटिव आएगा,
ये 3Cl नेगेटिव आएगा और ये 1Fe। अब Fe पर चार्ज नहीं पता मेरे को, नहीं पता, कोई टेंशन नहीं है। क्लोरीन पर टोटल चार्ज कितना आ रहा है इसमें, -3, तो इस पे आगे 1 है ना, तो इस पर कितना, +3। क्लियर है क्या कहा मैंने? तो ये हमारा, अच्छा मोल्स के फॉर्म में भी टूट सकता है, लेकिन वो देगा मोलरिटी के फॉर्म में, इसलिए मोलरिटी लिख दिया। मोल्स के फॉर्म में देगा तो मोल्स के फॉर्म में लिख देना, वो तो सेम बात है। यहां पर मान लेते हैं कि मेरे पास 1/10 मोलर है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 बचेगा, ये 1/10 मोलर आएगा, और ये 3 × 1/10, ऐसे करना है। क्लियर है? समझ गए क्या कहा मैंने? तो ये दिया जाएगा तो तोड़ लेंगे आज से आप। मान लो कि मेरे को उसने कहा भैया सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बनाओ। किसका? सोडियम फॉस्फेट का। तो सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा? सोडियम है Na+1, फॉस्फेट है PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, ये याद कर सकते हैं। यहां पर मैग्नीट्यूड्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो PO4। अब आप ये देख लो कि कोई कॉमनली डिवाइड तो नहीं होगा किसी वाले, नहीं होगा, तो यही आ जाएगा। समझ में आया क्या कहा मैंने? मान लो मेरे से कहा कि भैया आप कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बनाओ, तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बनाने के लिए इसको लिख देते हैं हम, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। आप कहोगे सर इतने से काम चल जाएगा? चल जाएगा, और अभी तो 2 साल केमिस्ट्री पढ़नी है ना, तो अगर 2-4 और अननोन आएंगे तो वो अपने आप आ जाएंगे आपके पास, लेकिन मेजरली काम हमारा चल जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट Ca+2 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Ca3PO4 होल ट्वाइस। आया समझ? किसी वैल्यू से कॉमनली डिवाइड नहीं होगा, नहीं करेंगे। मान लो मेरे को फॉर्मूला बनाने का मन है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो Al+3 Cl-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? AlCl3। मुझे लगता आ गया होगा। क्लियर है? लिख लें। और तोड़ना कैसे ये भी समझ आ गया होगा। क्या? हाँ हाँ, सब कुछ लिखना है। मैं नहीं भी बोलूँ ना तब भी लिखना होता है, बात मत करो।
बना सकते हैं ना कोई भी फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस भी लिख लिया ना ये सारा। इसमें मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना, इसके कर सकते हैं हम। एक लाइन लिख लो इसमें, इन ऑल अबव कंपाउंड्स, इन ऑल अबव कंपाउंड्स, नीचे लिख लो, इन ऑल अबव कंपाउंड्स we assumed 100% ionization. We assumed 100% ionization. We assumed 100% ionization. Assumed 100% ionization. हर केस में हम क्या मान रहे हैं? 100% ionization. बच्चों पिछले टर्म पे मैंने पढ़ाया था mixing of solutions when solutes does not undergo chemical reaction. कोई chemical reaction नहीं करते थे. Next लिखो mixing of solutions when solutes undergo for chemical change. इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, यही होता है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जानते भी होंगे। अब बच्चों एसिड क्या होता है? दोज, या फिर इतना ही लिख लो, गिब्स H पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन, यही होता है, गिब्स H पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन। अब यहां पर एक बात सीखो, एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो एसिड्स में कैसे डिफाइन किया जाता है? सबसे पहले मोनो बेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे एसिड जो कि एक H पॉजिटिव आयन दे सकते हैं, ऐसे एसिड जो कि एक H पॉजिटिव आयन दे सकते हैं, जानते होगे वैसे। HCl एक H पॉजिटिव आयन देगा, HBr एक H पॉजिटिव आयन देगा, HI एक H पॉजिटिव आयन देगा, उसके बाद HNO3। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो? बताओ। CH3COOH। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एसिडिक होता है, वही सिखा रहा हूं। एसिडिक हाइड्रोजन्स वही, एसिड्स क्या होते हैं जो H पॉजिटिव आयन दें? एसिडिक हाइड्रोजन्स वही होंगे जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर थर्ड पीरियड में क्लोरीन और सल्फर इन सब से जुड़े हुए हो। कोई भी जैसे कार्बन से जुड़ा है वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। जैसे यहाँ पर ये जो तीन है ना, ये किससे जुड़े हैं? कार्बन से, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो CH3COOH मोनोबेसिक एसिड होगा। बात समझ में आया? CH3COOH मोनोबेसिक एसिड होगा, है ना, एक्सेट्रा। इतना ही लिख देते हैं अभी। दूसरा डायबेसिक एसिड। डायबेसिक एसिड क्या होते हैं? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने? 2 दे सकता है। तो इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल H2SO4। दूसरा एग्जांपल
H2S, समझ में आ रहा है, H2CO3 एक्सेट्रा। उसके बाद ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड नंबर ऑफ H पॉजिटिव इक्वल टू 3, 3 H पॉजिटिव आयन दे सकता है, तो इसका एग्जांपल्स कौन सा हो जाएगा, H3PO4, है ना। इसी तरीके से बच्चों बेस क्या होते हैं, अभी के लिए जब तक हम आयनिक नहीं पढ़ रहे हैं तब तक के लिए बेस का डेफिनेशन हम ऐसे समझ लेते हैं, गिब्स OH नेगेटिव, है ना। यहां पर अगर हम बात करते, देखो बेस डिफाइन करना है तो एसिडिटी के रिस्पेक्ट में करेंगे। एसिडिटी के रिस्पेक्ट में कैसे, मोनो एसिडिक बेस, तो मोनो एसिडिक बेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन क्या होगा 1, तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन 1 का मतलब हो जाएगा NaOH KOH, बात समझ में आ रही है, जो कि एक OH नेगेटिव आयन दे पाए, RbOH एक्सेट्रा। उसके बाद डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन 2, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, और ट्राई एसिडिक बेस नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन इक्वल टू 3, ये क्या आ जाएगा FeOH होल थ्राइस। क्लियर है, तो ये एसिड हुए, ये बेस हुए। अभी तक हम क्या करते थे, एक कंटेनर होता था, एक कंटेनर होता था, एक बड़ा कंटेनर होता था, ये जो सॉल्यूट इनसे आते थे वो रिएक्शन नहीं करते थे, यही होता था। अब क्या होगा, एसिड यहां से आएगा, बेस यहां से आएगा, मिलीमोल्स तो अभी भी सेम आएंगे छोटे से बड़े में, लेकिन आने के बाद यहां पर एसिड और बेस क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। बात समझ में आ रहा है। और न्यूट्रलाइजेशन के लिए एक लाइन फिक्स है, क्या फिक्स है, फॉर न्यूट्रलाइजेशन, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या लाइन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, या फिर एसिड और बेस के नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं, H पॉजिटिव के नंबर ऑफ मोल्स बराबर OH नेगेटिव के नंबर ऑफ मोल्स, तब हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। या फिर नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव बराबर नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव, मतलब मोल को मोल से बराबर करो और मिलीमोल को मिलीमोल से। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं। तो अगर कहा जाए कि एसिड और बेस मिले और न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होगा मोल्स ऑफ H पॉजिटिव बराबर मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, या फिर मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव बराबर मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो यहां से H2SO4 आया और यहां से NaOH आया, तो मिलीमोल्स H2SO4 के मान लेते हैं, मिलीमोल्स ही आएंगे जनरली, वॉल्यूम ml में ही दिया होता है, XI, और NaOH कितने आया, मान लेते हैं Y आया। बात समझ में आया। तो यहां पर H पॉजिटिव कितना आएगा 2x, क्योंकि H2SO4 से तो 2H पॉजिटिव आएंगे ना, तो अगर ये X है तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इससे OH नेगेटिव Y रहेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए 2x इक्वल टू Y ऐसा होना पड़ेगा। क्लियर है क्या कहा मैंने।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव नहीं होगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव बराबर नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव होगा, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव होगा। मोल्स को मिलीमोल से बराबर मत कर देना। दूसरी बात, एसिड को बेस के बराबर मत कर देना। न्यूट्रलाइजेशन के लिए मोल्स या मिलीमोल्स H पॉजिटिव के बराबर मोल्स या मिलीमोल्स OH नेगेटिव के, तब न्यूट्रलाइजेशन होता है। कुल मिलाकर पता है होता क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव को खाएगा, दोनों बराबर होंगे, दोनों खा के सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, pH 7 हो जाएगा। बात समझ में आएगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है। बात समझ में आया? लिखेंगे कैसा? अरे अरे ये तो x और y अपने आप कंपेंसेट करेंगे ना वैल्यूज को, 2x इक्वल टू y तो कर ही सकते हैं।
चलें, देखो 100 ml 100 ml 2 molar 100 ml 2 molar HCl is neutralized by 5 molar NaOH, neutralized by 5 molar NaOH. Calculate volume of NaOH required. Calculate volume of NaOH required. बताएं जल्दी से, जो मैंने सिखाया वही अप्लाई कर दो। बताओ 40 ml आएगा, सिंपल सी बात है ना। अब यहां पर कुछ भी नहीं है, देखो इधर कितना दिया है HCl 100 ml और 2 मोलर 100 ml, यही दिया हुआ है। दूसरा कितना दिया है 5 मोलर, क्या दिया है VML मान लेते हैं NaOH, ठीक है। चलो फिर से इसको, ये नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl कितने आ रहे हैं 200 आता है ना ये तो सभी को। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH ये कितने आ रहे हैं 5V, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव कितने हो जाएंगे सेम, अरे एक ही देगा ना। और नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव ये कितने हो जाएंगे 5B। और फॉर न्यूट्रलाइजेशन, अगर हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव बराबर नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव। 200 बराबर 5B, B बराबर 40 ml, सिंपल सा है ये, क्लियर है ना। देख लें
लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 50 ml 3 मोलर 50 ml 3 मोलर H2SO4 is neutralized by 2 molar VML NaOH. Calculate volume of NaOH required. Calculate volume of NaOH required. करें। Calculate volume of NaOH required. ml आएगा। H2SO4 दिया है ना मैंने, कितना है? 50 ml 3 मोलर H2SO4 और दूसरा क्या दिया है? कितना? VML 2 मोलर NaOH। ये बड़ा कंटेनर कर दिया है ना, ये हमारा ऐसा। अब ये कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 ये कितना आ रहा है? 150 है ना। और नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH ये कितना आ रहा है? 2V। अब ये नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव ये कितना आ जाएगा? 300। ये समझ में आया? ये समझ गए ना सभी? दुगने आएंगे ना H पॉजिटिव। और नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव ये कितना आएगा? 2B। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए 300 बराबर 2V, V बराबर 150 ml। क्लियर है? 150 ml ये आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? लिख लें। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। तो वही मैं बोलना चाह रहा था, एसिड और बेस बराबर नहीं होंगे। क्या बराबर करना होता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। एक क्वेश्चन करते हैं, करें? लिखो। 100 ml 2 मोलर HCl 100 ml 2 मोलर HCl 2 मोलर HCl mixed with 50 ml 3 मोलर NaOH। ये अच्छा क्वेश्चन है। 50 ml 3 मोलर NaOH। Find nature of solution. Find nature of solution. Find nature of solution and concentration of H positive OH negative in final solution. Concentration of H positive OH negative in final solution. Concentration of H positive OH negative in final solution. बनाओ।
सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक, क्योंकि H पॉजिटिव बच रहा है। ठीक है, देखो इधर, देखो एक सॉल्यूशन तो है, अच्छा दोनों एसिड मिला देगा तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, दोनों बेस मिला देगा तो इससे पहले वाली क्वेश्चन हो गया जो पिछले टर्न पे सीखा था, एक एसिड और एक बेस मिलाएगा तभी तो रिएक्शन कर पाएगा। बात समझ में आती है ना। यहां पर पहला सॉल्यूशन किसका दिया है, HCl, कितना क्या दिया है, 100 ml, कितना 2 मोलर, दूसरा 50 ml 3 मोलर NaOH, यही दिया हुआ है। चलो यहां से यहां, यहां से यहां, HCl कितना आएगा 200 मिलीमोल, यही आ जाएगा। और नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH, ये कितना आएगा 150 मिलीमोल, यही आएगा 150 मिलीमोल। तो यहां पर ये 200 आ रहा है और ये 150 आ रहा है, ठीक है, समझना सभी लोग। अब यहां पर न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं हो रहा, तो अब यहां पर होगा क्या, एक रिएक्शन होगा जो कि रिएक्शन ये रहा होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स H2O लिक्विड। अगर ये दोनों खत्म हो जाते तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन यहां पर ये कितना है 200, ये कितना है 150। बात समझ में आ रहा है, ये 200 है और ये 150 है। तो यहां पर देखो इधर मिलीमोल में चल रहा है तो हम भी ये मिलीमोल में चलाएंगे, हम भी ये मिलीमोल में चलाएंगे। कुल मिलाकर इस रिएक्शन को भी नहीं समझना तो आप ऐसे समझो, यहां से नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव सेम रहेंगे, ये आदत होनी चाहिए आपकी लिखने की, और नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव ये कितने होंगे 150। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं। अब इसके अंदर ये नंबर ऑफ मिलीमोल्स H पॉजिटिव हो गए, नंबर ऑफ मिलीमोल्स OH नेगेटिव हो गए, बराबर होते तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता, कंसेप्ट खत्म। लेकिन यहां पर आपका न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं हो रहा, कौन ज्यादा है H पॉजिटिव, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया एसिडिक। अब ज्यादा वाला कम वाले को खत्म कर देगा, ये 200 है ये 150 है, तो 150 तो रिएक्ट कर जाएंगे, कितना बच जाएगा 50। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव कितना बचा 50 मिलीमोल, क्लियर है। और नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ OH नेगेटिव ये कितना बचा 0, क्लियर है। ये तो बचा ही नहीं है ना, अरे यही तो सिखाया मैंने, 150 तो कट के बराबर हो गया, 50 बचा। अब यहां पर मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव बराबर, मैंने सिखाया था अगर ऊपर मिलीमोल लिखेंगे तो नीचे वॉल्यूम ml में लिखा जाएगा, अरे यही सिखाया था। तो मिलीमोल कितना है 50, वॉल्यूम कितना है 100 है, 150 है, 100 और 50 कितना हो जाएगा 1/3। और मोलरिटी ऑफ OH नेगेटिव तो 0 ही होगा, ये बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन इन तीनों में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों खत्म नहीं होंगे, मतलब अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगा तो जैसे मान लो उल्टा होता, ये 200 होता है 150 होता, तो ये कितना बच जाता 50, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता बेसिक। तो फिर मैं कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी होता है, तो मोलरिटी ऑफ OH नेगेटिव निकालता और मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव कितना हो जाता 0। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं, लिख लें, ऐसे करना है, क्लियर है। क्लियर है, आया सभी को समझ।
चले आएंगे, देख लिया। एक और रिएक्शन सीखते हैं बच्चों ऐसा ही, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट तो समझते होंगे, अच्छी बात है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखें, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो, precipitate is a solid residue, precipitate is a solid residue, precipitate is a solid residue, is a solid residue which is not a part of a solution, is a solid residue which is not a part of a solution, part of a solution, which is not a part of a solution, and it is insoluble in solution, and it is insoluble in solution, and it is insoluble in solution. प्रेसिपिटेट अभी आप तीन याद रखो, AgCl, AgBr और AgI। देखें आपने, AgCl एक पीपीटी होता है, AgBr एक पीपीटी होता है और AgI एक पीपीटी होता है। क्लियर है ना? खैर नहीं भी पता तो एग्जांपल्स में लिख लो आप। AgCl ऐसा साइन होता है पीपीटी का, AgBr, AgI, ये हो जाएगा एसेक्ट्रा। क्वेश्चन लिखो, हंड्रेड एम एल 2 molar AgNO3, 100 ml 2 molar AgNO3 mixed with 300 ml 1 molar NaCl, 300 ml 1 molar NaCl. Calculate molarity of ions, molarity of ions in the solution. Molarity of ions in the solution. एक का नहीं, बहुत सारे आयंस आएंगे ना। देखो इधर मैं करता हूं, है क्या? देखो ये क्वेश्चन सभी समझ लो, है ना? कभी भी जैसे एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसमें AgNO3 है, दूसरा कंटेनर क्या है?
NaCl। इस कंटेनर की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा बताना कितना, 2 मोलर 100 ml, और इसमें 1 मोलर 300 ml। तो यहां पर छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में आएगा, छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 बराबर 200 मिलीमोल। क्लियर है ना? और NaCl ये कितना आ जाएगा, 300 मिलीमोल, है ना? ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अब ये रिएक्ट कैसे करेंगे ये चीज समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। AgNO3 है प्लस NaCl है, ये हमारा क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। ये भी समझ आता होगा सभी को, ये बन जाएगा। ये हमारा PPT है, ये हमारा क्या है, PPT। तो ये हमारा PPT है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब यहां पर AgNO3 से बात करते हैं। AgNO3 से बात करेंगे, ये कितना है, 200। ऊपर से नीचे तो सेम ही आता है, इसमें चेंज होगा ना रिएक्शन करने के बाद। ये कितना है, 300। इससे तो बात ही नहीं करनी, ये तो सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है। अब फिर से इन दोनों में से कौन ज्यादा है, NaCl ज्यादा है, तो कम वाला कितना बचेगा, 0। ये कितना आएगा, माइनस कितना, 100। समझ में आया? और ये हमारा 100 बचेगा, और ये हमारा कितना बन जाएगा, 200। एक्चुअल में जिनने स्टाइकोमेट्री नहीं पढ़ा वो समझ लो, स्टाइकोमेट्री का मतलब होता है इसका 1 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेगा, इसका 1 मिलीमोल बनाएगा, आगे जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग। बात समझ में आया? 1 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेगा, 1 मिलीमोल बनाएगा। नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इतना समझ लो, जिनको भी ये नहीं पता कि NaCl इतना बचेगा, NaNO3 इतना बचेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? बाकी जिनने स्टाइकोमेट्री पढ़ा है उनको तो पता ही होगा सब कुछ, कि पूरा हमारा किसके रिस्पेक्ट में चलेगा, मिलीमोल के रिस्पेक्ट में। AgCl तो सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है, तो AgCl से तो कोई लेना देना होगा नहीं। अब मेरे पास एंड में ये जो कंटेनर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस कंटेनर में NaCl कितना है, 100 मिलीमोल, और NaNO3 कितना है, NaNO3 कितना है, हाँ 200। AgNO3 0 है, ये थोड़ी 0 है। क्लियर है? अब कंसंट्रेशन ऑफ NaCl बराबर मिलीमोल्स ऑफ NaCl कितना है, अपॉन में वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, 400, 300 प्लस 100, ये तो जानते हो ना। ये कितना आ जाएगा, 1/4। कंसंट्रेशन ऑफ NaNO3 ये कितना है, 200। 200 डिवाइड बाय ये कितना, 1/2। क्लियर है? आ रहा है समझ? ये समझ गए? जिनको रिएक्शन नहीं पता, रिएक्शन के अलावा बाकी सब सीख लो, रिएक्शन तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब तो समझ में आ गया होगा ना। अब ये रिएक्ट करेंगे आपस में ही, मैंने आज से बता दिया, AgNO3 प्लस NaBr दे सकता है, प्लस NaI दे सकता है, इस टाइप से दे देगा, बाकी सब सेम रहेगा। बात समझ में आया? तो एक तो था न्यूट्रलाइजेशन, एक हो गया प्रेसिपिटेशन। अब यहां पर ये आ गया, लेकिन उसने आंसर ये नहीं पूछा, कंसंट्रेशन आ गया। तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बन गया, डेट इज मोलरिटी। कंसंट्रेशन बनने के बाद अब मैंने सिखाया था NaCl है, तो NaCl होगा, तो ये हमारा अभी सिखाया ना थोड़ी देर पहले, और NaNO3 कितना, Na पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, यही सिखाया था।
अब इसके अंदर ये NaCl कितना है 1/4, 1/4 है तो ये 1/4 हो जाएगा और ये 1/4, ये कितना है तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ये तो समझ में आ गया होगा सभी को। अभी किया था नहीं मैंने, नाइट्रेट पूरा एक साथ, अरे बोलो, नाइट्रेट पूरा एक साथ, Cl पूरा एक साथ, Na पूरा एक साथ, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। सबको समझ में आ गया। अब उसने कहा है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। क्लियर है। उसके बाद ये कितना आ रहा है 3/4, ये कितना आ जाएगा 3/4। कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव ये कितना आएगा 1/4। कंसंट्रेशन ऑफ NO3 नेगेटिव ये कितना आएगा 1/2, ये होगा। समझे। हाँ क्यों, ये 200 जाएगा तो यहां से 200 गया तो यहां भी तो 200 बनेगा, 1 से 1 ही तो जाता है। अरे तुम तो बेसिक स्टोइकियोमेट्री लगाओ ना, 1 से 1 मिलीमोल रिएक्ट करेगा 1 मिलीमोल बनेगा, तो अगर ये 200 चला गया तो ये भी 200 गया, ये कितना बनेगा 200 ही तो बनेगा। तो ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट है अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया उसमें, और इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। वो ऐसे पूछेगा इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे करके कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन अपॉन एनायन का रेशियो बता दो, तो कैटायंस का कंसंट्रेशन जोड़ देना और एनायंस का कंसंट्रेशन जोड़ देना। बात समझ में आया। ये लेकिन मोलैरिटी को मोलैरिटी के फॉर्म में तोड़ देते हैं, कब तोड़ पाते हैं जब कंपाउंड से आयन में जा रहा हो, और कहीं मत कर देना ऐसा, नहीं तो वॉल्यूम चेंज होता है ना मिक्सिंग वगैरह में। तो बात समझ में आ गया। तो यहां पर पूरा क्वेश्चन क्या था, AgNO3 NaCl आया, फिर ये आपस में रिएक्ट करेंगे। कभी भी AgNO3 के साथ में कोई भी सोडियम हैलाइड दे दे, हैलाइड का मतलब NaCl NaBr या Na, तो वो रिएक्ट करके AgCl AgBr या AgI बना देगा, प्लस में क्या बनाएगा NaNO3। क्लियर है क्या कहा मैंने। NaNO3 बनाने के बाद फिर ये प्रेसिपिटेट तो आउट ऑफ सॉल्यूशन, आउट ऑफ सॉल्यूशन होगा ये हमारा ऐसा। बात समझ में आ गया। अब ये वाली बात आने के बाद फिर इनके कंसंट्रेशन निकाल, कंसंट्रेशन पता है तो आयंस के कंसंट्रेशन तो हमने सीख ही लिए अभी। बात समझ में आ गया ना, उस तरीके से किया है, लिख लें। ये क्वेश्चन वही है ना, जो अभी सिखाया था, उसको थोड़ा और अच्छे से किया है। तो मिक्सिंग कैसे क्या होती है समझ गए ना। मिक्सिंग में एक बात बड़ी कॉमन है कि छोटे कंटेनर से जब आप बड़े कंटेनर की साइड जा रहे हो तो मिलीमोल्स कैसे होंगे सेम, मिलीमोल्स कैसे होंगे सेम, है ना।
मॉड्यूल दो मेरे को। देखो जो सारे पुराने बच्चे हैं वो तो क्या क्या छोड़ना है उनको ये बता देता हूं मैं, बाकी पूरा मॉड्यूल करो आप। लिखो, 2 कंसंट्रेशन टर्म और बचते हैं लेकिन वो अभी मैं सिखाऊंगा नहीं आपको, थोड़ा हम और सीखेंगे उसके बाद में सिखाएंगे। एक्सरसाइज 1 में जो पुराने जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो लिख लो, पहले वो लोग लिख लो। एक्सरसाइज 1 में 45, 44, 45, 46 ये छोड़ देना, बाकी सब कर लो। एक्सरसाइज 1 में 44, 45, 46 छोड़ के बाकी सब कर लो। एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज 2 में 24, 25, 26 और 27, 24, 25, 26 और 27 ये छोड़ के बाकी सब करें। एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में, एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 27 छोड़ के बाकी सब करो। एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ के 15 छोड़कर सब कुछ करें। बात समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए, एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 36 छोड़ दें, 31 छोड़ दें, 31, 36 और 18 ये छोड़कर बाकी सब कर लें। 31, 36 और 18 ये छोड़कर बाकी सब कर लें। एक्सरसाइज 4 सेक्शन बी में, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 तो इधर फालतू ही दिया है, 4 तो बिल्कुल हटा दो, 4 तो बिल्कुल हटा दो और 7th भी अभी हटा दो, अभी आपको इतनी नॉलेज नहीं है। 4th और 7th हटा के बाकी सब कर लो, ठीक है ना। अब जिन्होंने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा है वो लोग लिख लो, जिन्होंने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा है ना वो लोग लिख लो, उनको कितना कितना पूरा करना है। एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में 34 से लेके 43 तक, 34 से लेके 43 तक। एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में 17 से लेके 23 तक। एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में 7, 9, 10, 14, 18, 18th का करेक्शन मैंने करवा दिया। एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में वेट बाय वेट है दोनों जगह पर। 18 के बाद 24, 25, 26, 26। एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी में 9th, 10, 11, 12, 13, 14। हाँ, एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए में 1st, 2nd ये भी बता दिया मैंने कौन सी क्वांटिटीज टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं और कौन सी नहीं करती हैं। अरे बताया है, जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए में 1st, 2nd, 3rd, 1st, 2nd, 3rd, 5th, 7, 9, 15, 22, 25, 26, 33, 34, 35। एक्सरसाइज 4 सेक्शन बी, एक्सरसाइज 4 सेक्शन बी
फर्स्ट, थर्ड, 5, 8। ठीक है बच्चों, तो ये आपका, हाँ ये तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टर्म से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म्स